इस बार मायके आई हुई इरा बहुत खुश थी और उत्साह से भरी हुई थी। राखी पर तो वह हर साल मायके आती थी और भाई दूज पर अपनी नंदों को अपने घर बुलाती थी। इस तरह वो भी खुश और उसके पति और नंदे भी खुश। राखी का त्योहार उसे बचपन से ही विशेष प्रिय रहा है। छोटी सी थी जब पिताजी की गोद में चढ़कर राखी खरीदने जाती थी और ढेर सारी दुकानें ढूंढकर एक बहुत बड़ी सी रंग बिरंगी फूल पत्तियों वाली राखी खरीद कर लाती थी। अपना सारा प्यार वह राखी के आकार के साथ भाई की कलाई पर बांध देना चाहती थी। तब यही लगता था कि जितनी बड़ी राखी होगी भाई को लगेगा कि इरा उनसे इतना ही अधिक प्यार करती है। जैसे कि राखी ना हो बहन के प्यार का नाप हो। तभी इरा बाजार से सबसे बड़ी राखी छांट कर लाती थी और भाई था कि इतनी बड़ी राखी को देखकर मुंह बिचकाता, ये क्या उठा लाई है, मेरे सारे दोस्त फिर से शाम को मुझ पर हंसेंगे, कोई छोटी राखी नहीं मिली इसे। तब माँ बहुत समझा बुझाकर उसे शांत करती, अरे अभी छोटी है इसलिए, थोड़ी समझदार हो जाएगी तब थोड़े ही ना इतनी बड़ी राखी बांधेगी। इरा को अब भी याद है कि स्पंज के फूलों की परतों वाली रंग बिरंगी पन्नियों और चमकीले सितारे लगे वो 5 रुपए वाली राखियां, कितना नेह भरा था उनमें। दूसरे दिन इरा भाई के नहाने से पहले वो राखी उनकी कलाई से उतरवा लेती थी और फिर वह राखी उसके निजी खजाने में जमा हो जाती थी। साल भर तक वह उसे संभाल कर रखती, कभी अपनी कलाई पर बांधकर खुश होती तो कभी माथे पर रखकर अपने रूप पर खुद ही रीझ जाती, मानो कहीं की महारानी हो। प्यार के रेशमी धागों में बंधता लिपटता बचपन फिर सयानेपन की तरफ बढ़ चला। भाई उसकी राखी पूरे साल अपने हाथ पर बांधे रखता, तो अब राखी की सुंदरता की जगह उसकी मजबूती प्रमुख हो गई। लेकिन रिश्ते वैसे ही सुंदर बने रहे जैसे बचपन की राखी सुंदर हुआ करती थी। भाभी के आने के बाद उस राखी में मजबूती का एक धागा और सुंदरता का एक नग और जुड़ गया। और इस बार तो लता बुआ भी आ रही थी राखी पर, तो सोने पे सुहागा था। कितने बरस हो गए थे बुआ से मिले, बचपन में कितना खेली है वो बुआ की गोद में। माँ की तरह ही बुआ ने उसे संभाला था। वो 10 बरस की थी जब बुआ की शादी हो गई थी। तब कितना रोई थी इरा, तबीयत खराब हो गई थी उसकी। बुआ मायके कम ही आती थी, एक तो वैसे भी मायका माँ से होता है और दादी तो इरा के जन्म के कुछ दिन बाद ही चल बसी थी और दादाजी तो इससे भी पहले चल बसे थे। विवाह होते ही माँ पर एक मानसिक दबाव हमेशा ही बना रहता था कि बुआ के विवाह की जिम्मेदारी एक अनचाहे बोझ की तरह उन्हें उठानी है। जैसे तैसे उन्हें पढ़ा लिखा कर उनका विवाह करके मानो माँ ने चैन की सांस ली और पल्ला झटक दिया। कभी राखी भाई दूज पर उन्हें बुलाने की बात भी नहीं उठाने देती घर में। भाई की शादी में बुआ आई थी पर कुछ दिनों के लिए, लेकिन इरा को हर छुट्टियों में बुआ बहुत आग्रह से अपने घर बुलवाती थी और उतने ही प्यार से रखती भी थी। उनके स्वयं के बच्चे के हो जाने के बाद भी इरा के लिए उनके मन में प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इरा जब समझदार हुई तब से उसे माँ का व्यवहार कचोटने लगा। बुआ का क्या कभी मन नहीं करता होगा मायके आने का, अपने जन्म स्थान पर अपने बच्चों को मामा के घर भेजने का। ससुराल में जब सब उनके मायके जाने के बारे में पूछते होंगे तब कैसा लगता होगा बुआ को। इसलिए उसने इस बार पिताजी पर बहुत दबाव बनाया और खुद भी माँ से बहुत आग्रह पूर्वक बुआ को राखी पर बुलाने को राजी किया। माँ को पता नहीं क्यों हर बार इस बात का डर लगा रहता कि बुआ को बुलाया तो उन्हें लेना देना पड़ेगा। पहले ही उनके ब्याह का खर्च माँ को ही करना पड़ा है और अब 30 त्योहारों पर फिर से खर्चा। इरा को तो माँ की छोटी सोच और मानसिकता पर दुख होता, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। माँ कैसे रिश्तों को पैसों में तोल पाती हैं, वो भी एक बेटी के उसके मायके के साथ रिश्ते को। बुआ के आने में अभी एक दिन बाकी था। इरा ने भाभी को रसोई घर में खाना और मिठाइयाँ बनवाने में पूरी मदद की ताकि भाभी पर काम का अतिरिक्त बोझ ना पड़े और उनके साथ इरा समय भी व्यतीत कर ले। दोनों हंसी मजाक और बातें कर रही थी। माँ हर थोड़ी देर में किसी न किसी बहाने से उसे आवाज देकर बुला रही थी। इरा समझ गई कि माँ नहीं चाहती कि वह रसोई में भाभी की मदद करे। इरा को गुस्सा भी आ रहा था अपनी माँ की सोच पर।
माँ की मंशा समझकर भाभी का मुंह भी उतर गया, पर ईरा ने माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो भाभी के साथ काम करवाती रही। दोपहर में खाना वगैरह से फुर्सत पाकर ईरा फिर आराम से माँ के पास बैठी। माँ ने कहा, तुझे क्या जरूरत है खटकने की? 2 दिन के लिए तो आई है, इशिता कर लेती काम। ईरा ने प्यार से बोला, तो क्या हुआ माँ, दोनों ने मिलकर किया तो काम भी जल्दी निपट गया, थोड़ा आराम भाभी भी कर लेंगी। इसी बहाने ननद भाभी थोड़ी गपशप भी कर लेते हैं। माँ ने कहा, अरे तुझे घर में तो खटना ही पड़ता है और यहाँ भी। माँ आगे कुछ बोलती इससे पहले ही ईरा बोल पड़ी, ओ माँ, अपने घर के कामों को, जिम्मेदारियों को खटना नहीं कहते, और अगर तुम अपनी बेटी के लिए ऐसी सोच रखती हो तो फिर एक बार ये भी सोचो कि भाभी भी इस घर के लिए तुम्हारे हिसाब से खट रही हैं। तुम्हारे मन में भाभी के लिए कभी हमदर्दी क्यों नहीं जागती? तुम्हें कभी उनके लिए यह क्यों नहीं लगता कि वह बेचारी भी खट रही हैं? बेटियां काम करें तो माओं को लगता है कि बेचारी खट रही हैं, लेकिन बहू कितना भी काम कर ले, सास को तो हमेशा फुर्सत में ही बैठी लगती हैं और बार बार यही कहती हैं, यह तो उनका काम ही है। औरतों में बैठी इस सास और माँ के अलग अलग होने के कारण ही रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं। जिस दिन औरत निष्पक्ष रूप से सिर्फ स्त्री होकर स्त्री को देखेगी, उस दिन दुनिया की सारी बहुएं, बेटियां, भाभियां और नंदें सुखी हो जाएंगी। माँ अवाक होकर सुनती रह गई। उन्हें ईरा से ऐसे प्रत्युत्तर की कतई आशा नहीं थी। उस समय उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। शाम को भी घर के काम निपटाने में ईरा ने भाभी की मदद की और फिर उन्हें साथ लेकर बाजार चली गई। सबके लिए ढेर सारे उपहार खरीद लाई। माँ, बुआ, भाभी के लिए साड़ियाँ, पापा और भाई के लिए कुर्ता पैजामा, रिंकी, ऋषि के लिए कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ। पिताजी और भाई भाभी पास ही थे, इसलिए माँ उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन ईरा माँ के चेहरे के भाव को देखकर समझ गई थी कि उनको बुआ के लिए भी समान कीमत की साड़ी लाना अच्छा नहीं लगा है। लेकिन इस बार ईरा कुछ ठान कर ही मायके आई थी। 3 साल हो गए थे उसकी शादी को। वह हक से अपने मायके आती है तो बुआ क्यों नहीं। ईरा आई थी तो पिताजी बाहर तख्त पर सो जाते थे और ईरा कमरे में माँ के साथ। रात के खाने पीने से निपटकर थोड़ी देर सबने बैठकर बातें की, फिर सब सोने चले गए। माँ और ईरा अपने कमरे में आ गई। आते ही माँ ने अंदर से कुंडी लगा दी और फिर उन्होंने अपना लॉकर खोला और बड़ी सी थैली निकालकर पलंग पर बैठ गई। थैली खोलकर माँ ने उनमें से कई छोटे बड़े डिब्बे डिब्बियां निकाली। ईरा को पता था कि इसमें माँ का सारा सोने चांदी का सामान रखा था। माँ ने 2 जड़ाऊ कंगन बाहर निकाले। ईरा पहचान गई कि ये कंगन उसकी दादी के थे। दोनों कंगन मिलाकर कम से कम 15 तोले के होंगे। माँ ने कहा, मैं चाहती हूँ कि अब ये कंगन तू रख ले, इससे पहले कि कोई इन्हें झपट ले। ईरा ने कहा, मगर क्यों माँ, ये कंगन तो दादी के हैं ना। लेकिन तब तक माँ थैली में दूसरी चीजें ढूंढने में लगी और साथ ही माँ का बड़बड़ाना भी शुरू हो गया। ब्याह करने के बाद भी चैन नहीं है। उम्र भर इनके 30 त्योहारों पर भी घर भरते रहो। ब्याह कर दिया भाई ने तब भी पिंड नहीं छूटा। अब भी मुक्ति नहीं है हमें। माँ बाबूजी खुद तो चले गए, लेकिन हमें बांध दिया इस जंजाल में। घर पर बुलाकर इनकी खातिरदारी भी करो और विदा करते समय इनकी खातिर लुट भी जाओ। ये बहनें भी भाई के गले में टंगी रहती हैं उम्र भर। ईरा को याद आया जब बुआ के यहाँ जाती थी तो कितने प्यार से, चाव से कितना कुछ खरीद कर देती थी। वो उसे कपड़े, खिलौने, लेकिन उनके बेटों के लिए माँ ने कभी कुछ नहीं भेजा, ना कभी घर बुलाया छुट्टियों में। उन्हें पता ही नहीं कि मामा का घर कैसा होता है। चांदी की मामूली चीज देने का भी माँ का मन नहीं हुआ तो अलमारी में उपहार में आई साड़ियाँ छांटने लगी माँ बुआ को देने के लिए। लेकिन ईरा का चेहरा अचानक ही मुरझा सा गया। वो अनायास ही बुआ के साथ अपनी तुलना करने लगी। दोनों ही तो इस घर की बेटियां हैं। आज माँ बुआ को लेने देने पर इतना मन खराब कर रही हैं, तो कल भाभी भी ईरा के लिए ऐसा ही करेगी। साड़ियाँ छांटती हुई माँ की नजर अचानक ईरा पर पड़ी और पूछा, अरे क्या हो गया तुझे, ऐसा मुंह क्यों उतर आया अचानक तेरा? माँ, तुम मेरे सामने ही बुआ के प्रति कैसी सोच और कैसी बातें कर रही हो। एक बार भी नहीं सोचा कि जैसे मैं इस घर की बेटी हूँ वो भी इस घर की बेटी हैं। अगर बुआ के प्रति तुम्हारी सोच ऐसी है तो कल को भैया भाभी भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे तो उनकी कोई गलती नहीं होगी ना,
क्योंकि यदि तुम बुआ को कोसती हो तो भाभी को भी पूरा हक है मुझे आने पर कोसने का, मायके ना बुलाने का। अब तो मुझे यहाँ पर आने के लिए सोचना पड़ेगा। ईरा का गला भर आया, आंखें डबडबा गई। माँ तो हाथ में साड़ी थामे सन्नसी बैठी रह गई। ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी अपनी बेटी यह बात खुद पर लेकर दुखी हो जाएगी। लेकिन ईरा बोलती जा रही थी, तुम शुरू से ही बुआ के प्रति जैसा व्यवहार कर रही हो, भविष्य में भाभी के मन में भी मेरे प्रति वैसा ही व्यवहार करने के लिए बीज बो रही हो, क्योंकि वो देख रही हैं कि इस घर में ननंद का सम्मान और प्रेम कितना और कैसा है। ईरा हाथ के कंगनों की तरफ देखती हुई बोली, ये दादी के पुश्तैनी कंगन हैं, वो चाहती तो तुम्हारी तरह ही चुपचाप बुआ को दे सकती थी, लेकिन उन्होंने घर की बहू पर भरोसा किया और तुम्हारा मान रखा। भाई बहन का रिश्ता तो वैसे भी रेशम की तरह नाजुक होता है और माँ बांधने के लिए उसमें पहले ही गांठ लगानी पड़ती है। तो जिस रिश्ते में पहले ही गांठ लगी हो तो उसमें और खिंचाव क्यों पैदा करना। ये कंगन भी भाभी ने तुम्हारे पास देखे हुए हैं, कल को उन्होंने इस बारे में पूछा तो क्या जवाब दोगी। मायका माँ से होता है और उसके बाद भाई भाभी से। अपने व्यवहार की वजह से मेरा मायका मत छुड़वाओ माँ, मैं इस घर का इतिहास दोहराना नहीं चाहती। बुआ को सम्मान दो, तभी तुम्हारी बहू मुझे सम्मान देना सीखेगी। जब बुआ के बच्चों को प्रेम से अपने घर रहने के लिए बुलाओगी, तभी भविष्य में इस घर में मेरे बच्चे भी अधिकार से आकर रह पाएंगे। भगवान के लिए एक ही घर की दो बेटियों के लिए अलग अलग व्यवहार मत करो। ईरा ने कंगन वापस माँ के हाथों में थमा दिए। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बुआ आ गई। सालों बाद अपना घर देखने की खुशी उनके चेहरे पर सहज दिख रही थी। कितना कुछ लेकर आई थी वो सबके लिए, एक से एक महंगी वस्तुएं, और उन सबसे ऊपर सबके लिए अनमोल और अपार स्नेह। पिताजी भी कितने खुश लग रहे थे। नहा धोकर पिताजी और भाई राखी बंधवाने बैठे। राखी बंधवाने के बाद भाई ने ईरा के सिर पर स्नेह से हाथ फेरकर उपहार दिया। पिताजी सकुचाए से खड़े रहे। तभी माँ ने एक कीमती साड़ी पिताजी को दी बुआ को देने के लिए। फिर माँ ने दादी के जड़ाऊ कंगन में से एक एक कंगन बुआ और भाभी को दिए और बोला, ये माँ जी के कंगन हैं, इन पर अब तुम दोनों का हक है। ये माँ जी के आशीर्वाद स्वरूप उनके बेटे और बेटी दोनों के वंश में रहेंगे। बुआ की आंखें इस स्नेह से भीग गईं। माँ ने उन्हें गले लगा लिया कि तभी ईरा बोल पड़ी, ये रेशमी रिश्ते अब प्यार की गांठ में बंधकर हमेशा मजबूत रहेंगे। आज की ये प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।